उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन देवभूमि समाचार देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन। खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। देहरादून में निजी यूनिवर्सिटी के जरिए दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में छात्र छात्राओं को उपाधियों से अलंकृत किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मुख्य अतिथि के तौर पर वो शिरकत करते नजर आए। आपने आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड के छोटे छोटे गांवों में से लेकर सुदूरवर्ती पर्वतीय क्षेत्रों तक सड़कों का एक मजबूत जाल बिछाकर देवभूमि को देश दुनिया से जोड़कर अन्य प्रदेशों की भांति हमारे प्रदेश की जनता के दिल को भी जीत लिया है। भाइयों बहनों, मुझे जब भी शिक्षा जगत के महानुभावों और युवाओं के साथ संवाद करने का अवसर मिलता है तो मैं राज्य सरकार के सर्वश्रेष्ठ उत्तराखंड निर्माण के अपने विकल्प रहित संकल्प को दोहराता हूं, क्योंकि मेरा मानना है जिस संकल्प में कोई विकल्प नहीं होता है और जो निरंतर दोहराया जाता है वो अवश्य पूरा हो जाता है। और विकल्प में संकल्प में यदि विकल्प आ जाता है तो संकल्प हमारा टूट जाता है, रास्ते हमसे भटक जाते हैं, सपने हमसे दूर हो जाते हैं। इसलिए संकल्प में विकल्प का ना आना, यही संकल्प का पूरा होना है। और मुझे विश्वास है हमारे इस संकल्प को पूर्ण करने में आप सभी का सहयोग हमें इसी प्रकार से मिलता रहेगा। और आज मैं उसी सभागार में हूं जिसमें भाई साहब हमारा जब 28 नवंबर 2023 को विश्व आपदा सम्मेलन चल रहा था और उसकी यहाँ पर शुरुआत हो रही थी, उसका उद्घाटन हो रहा था और उसी दिन सिलकेरा का टनल रेस्क्यू हमारा पूरा हुआ था। मैं यहीं पर भाषण ही कर रहा था, उसी समय वहां से सूचना आई थी कि वो रेस्क्यू जो है पूरा होने वाला है, ब्रेक थ्रू होने वाला है, आप वापस वहां आ जाइए। तो इसलिए ये बहुत ऐतिहासिक सभागार है। इस ऐतिहासिक सभागार पर आज डिग्री लेने वाले हमारे और आदरणीय गडकरी जी की उपस्थिति है। आप सबको उनका आशीर्वाद मिलेगा, अभी उनका उद्बोधन हम सबको प्राप्त होगा। मैं आप सबको इन्हीं शब्दों के साथ हार्दिक बधाई देते हुए विद्यार्थियों को उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए, जीवन में असफलता होती है, सफलता असफलता होती है, कभी प्रकाश होता है, कभी अंधेरा होता है, कभी जीत होती है, कभी हार होती है, कभी सम्मान मिलता है, कभी अपमान होता है, कभी रिकॉग्निशन रिस्पेक्ट मिलता है, कभी निग्लेक्ट कर देते हैं लोग। तो इट्स ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लाइफ। मैं बहुत बार ये मानता हूं और समझता हूं कि लाइफ इज ए गेम ऑफ कॉम्प्रोमाइजेस, कंपल्शंस, लिमिटेशंस एंड कॉन्ट्रडिक्शंस। और इसलिए निराश मत होइए और असफलता से कभी डरिए मत। असफलता ये सीखने का पहला कदम है। मेरे लाइफ में एक छोटी सी घटना हुई। मैं स्टूडेंट लीडर था यूनिवर्सिटी में और हमारी पार्टी ये सब चुनाव हारते ही थे, कोई चुनाव जीतते ही नहीं थे। तो मेरे एक मित्र थे, बहुत विद्वान थे, देश में सबसे ज्यादा डिग्रियां उनको मिली थी, पर वो कांग्रेस में थे, डॉक्टर श्रीकांत जिचकार करके। तो उन्होंने मुझे कहा कि नितिन, यू आर ए गुड मटेरियल बट इन द रॉन्ग पार्टी। तुमको कोई फ्यूचर नहीं है। तो मैंने उनको कहा कि फ्यूचर नहीं है तो नहीं है, पर मैं अपनी आइडियोलॉजी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, मैं उसके साथ चलते रहूंगा। तब हमें कभी उम्मीद भी नहीं थी कि हम मंत्री बनेंगे और कभी ऐसी हालत बहुत खराब थी। एक स्कूटर पर 2 लड़के बिठा के चलते थे, बहुत हालत खराब थी। एक चीज उस समय उन्होंने मुझे एक किताब दी थी। वो किताब थी अमेरिकन प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन की। और वो किताब देते समय डॉक्टर श्रीकांत जिचकार ने, नितिन तुम इसको जरूर पढ़ो। वो किताब ये थी कि वाटरगेट का एक कांड हुआ था अमेरिका में और उसके बाद रिचर्ड निक्सन जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे उनको रिजाइन करना पड़ा। और बाद में ऐसी स्थिति आई कि वॉशिंगटन में उन्होंने कहीं बंगला लिया तो वहां के लोगों ने कहा नहीं, हम अपने एरिया में आपको रहने नहीं देंगे। लोग बड़े अवेयरनेस बहुत था, उनको लगा ये दोषी है, नहीं रहेंगे और काफी निराशा में थे। तब उन्होंने अपनी वो जीवनी लिखी है और उस जीवनी में मैंने वो किताब पढ़ी। उसमें एक बहुत सुंदर वाक्य था और जो जीवन में मेरे लिए बहुत उपयोगी हुआ। आप भी उसके लिए अगर आपको उचित लगे तो जरूर सोचिए।
वो वाक्य ये था, द मैन इज नॉट फिनिश व्हेन इज डिफीटेड बट ही इज फिनिश व्हेन ही क्विट्स। युद्ध भूमि पर हारने के बाद कोई समाप्त नहीं होता, पर युद्ध भूमि छोड़कर जब भाग जाता है तब समाप्त होता है। तो लड़ते रहना चाहिए, और कभी अच्छी कभी जीत होगी कभी हार होगी, पर लड़ते रहना चाहिए। पौड़ी में आयोजित हो रहे जय कंडोलिया पौड़ी महोत्सव पर कांग्रेस की जिला उपाध्यक्ष यशोदा नेगी ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए यशोदा नेगी ने आरोप लगाया है कि वर्तमान नगरपालिका अध्यक्ष के जरिए कंडोलिया पूजा को हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने पौड़ी में आयोजित हो रहे महोत्सव में गढ़वाल रत्न नरेंद्र सिंह नेगी और लोक गायक अनिल बिष्ट की अनदेखी का आरोप नगरपालिका अध्यक्ष पर लगाया है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड की धरोहर को संभालते हुए नरेंद्र सिंह नेगी और अनिल बिष्ट को पौड़ी में आयोजित हो रहे इस महोत्सव से अलग थलग रखा गया है, जो अपने आप में महोत्सव पर सवाल उठाता है। मेरा ये आरोप है कि जो कंडोलिया महोत्सव, ये कंडोलिया बाबा के नाम पे जो भंडारा होता था, ये महोत्सव नाम दिया गया है, तो ये सीधे सीधे जो है आस्था के केंद्र कंडोलिया भागोर पे जो है राजनीतिकरण किया जा रहा है, तो ये हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। और नंबर 2 बात ये है कि ये महोत्सव पौड़ी के लिए हो रहा है, और पौड़ी के जो व्यापारी हैं, छोटे मोटे तबके के व्यापारी हैं, स्थानीय व्यापारी हैं, और उनको इसमें साउंड सिस्टम देहरादून से बुलाया गया है। क्या ये व्यापारी जिनके पास साउंड सिस्टम है, ये इनका साउंड ठीक नहीं था या क्या नहीं था, किस कारण इनको यहाँ पर नहीं रोल करने दिया गया, देहरादून से बुलाने की क्या जरूरत पड़ गई थी। नंबर 4 बात ये है कि यहाँ पर जो हमारे गायक कलाकार हैं, इतने प्रसिद्ध गायक हैं नरेंद्र सिंह नेगी जी, अनिल बिष्ट जी, तो उनका कहीं नाम नहीं है। ठीक है, अन्य गायक कलाकारों को बुलाया गया है, बुलाना भी चाहिए, लेकिन अपने जो स्थानीय गायक कलाकार हैं, उन जिनका नाम अपने ही पौड़ी में नहीं देश विदेशों में उनका नाम चलता है, और उनको यहाँ पर नहीं बुलाया गया है, इसकी मैं घोर निंदा करती हूँ। नंबर 4 बात जो है, यहाँ पर 50-52 साल बाद जो है पहली बार नगर पालिका अध्यक्ष महिला सीट हुई थी, तो बड़ा ही खुश नजर आ रहे थे लोग कि महिला बैठेगी, कुछ परिवर्तन होगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि महिला के साथ साथ जो उनका पति का बैठना हो रहा है और बोर्ड बैठक में हस्तक्षेप करना हो रहा है, इसकी मैं घोर निंदा करती हूँ। और नंबर 5 बात यह है कि जो सरकारी संसाधन का यहाँ पर दुरुपयोग किया जा रहा है, इसकी भी मैं घोर निंदा करती हूँ, क्योंकि जो पैसा उन वाहनों पे दोबारा से लगाया जा रहा है, वो पैसा कहीं और जनता के हित में लगाया जाना चाहिए। अंकिता भंडारी के हत्यारों को फांसी की सजा दिए जाने और वीआईपी का नाम उजागर करने की मांग को लेकर कांग्रेस का प्रदर्शन जारी है। कांग्रेस ने तहसील में धरना प्रदर्शन करते हुए अंकिता के कातिलों को फांसी की सजा दिलाने की मांग करते हुए राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। इस दौरान कांग्रेस ने सरकार से वीआईपी का नाम बताने की मांग भी की है। कांग्रेस ने कहा है अंकिता को इंसाफ दिलाने के लिए वो हाईकोर्ट जाएंगे और इस केस से जुड़े हर गुनहगार को सजा दिलवाएंगे। हो गया वो लड़की अपने परिवार के पालन पोषण के लिए इसमें दो राय तो खड़े हैं ना, उनसे भी अनुरोध करवाना, कृपया इधर छाया है इधर। बढ़ते आगे, राजधानी देहरादून के दिव्यांग बच्चों की देखरेख और स्कूलिंग कराने वाले अवैध रूप से चल रहे पेंसिल बॉक्स नाम के हॉस्टल में 2 बच्चों के साथ शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न का मामला सामने आया, जहां हॉस्टल का केयर टेकर 2 मासूम दिव्यांग बच्चों को तो आपको ये बताते चले, हॉस्टल का केयर टेकर 2 मासूम दिव्यांग बच्चों को लोहे की रॉड से मारता था, सिगरेट से जलाता था और उसके प्राइवेट पार्ट से भी छेड़छाड़ करता था।
इसका खुलासा तब हुआ है जब डरे सहमे बच्चों से उसकी मां ने बात की तो दोनों बच्चों ने अपनी मां को केयर टेकर की करतूत के बारे में बताया, जिसके बाद मां ने बच्चों के साथ हुए शारीरिक और मानसिक शोषण की शिकायत पुलिस में की। वहीं शिकायत मिलते ही पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए मुकदमा दर्ज किया और आरोपी केयर टेकर को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही पुलिस ने इस मामले में हॉस्टल में लगे सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। माँ को देख के ही रो पड़े और ऐसे ही उसी बात पे फिर माँ ने बार बार पूछा कि क्या हुआ है, तुम क्यों रो रहे हो, तो उन्होंने अपने मन की बात बताई। मानसिक रूप से थोड़े से कम है और 2 बच्चे हैं, तो एक और स्पेशली एक डॉक्टर होने के नाते मेरा एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि हम बच्चों की ये भी मेरे को इन्वेस्टिगेशन कराना है कि 2 बच्चे दिव्यांग हैं अगर, तो क्या कारण है, मतलब उस मानसिक स्थिति का असेसमेंट होना और क्या वो ट्रीटेबल है या क्या वो जेनेटिक कोई दिक्कत है कि 2 बच्चे दोनों ही मानसिक रूप से। पिता की दिसंबर में डेथ हो गई और उसी के बाद माता क्योंकि काम पे जाने के लिए और दोनों बच्चों को संभालने में अपने आप को सक्षम नहीं पा रही थी, तो उसने ये हॉस्टल में एडमिट कराया। और वो जहाँ काम करती है उसी ऑफिस वालों के पास, मतलब वो बच्चों का होगा कि हम उदास हैं, मिलना चाहती थी वो बच्चों को लेके उस ऑफिस में आई। तो पहले तो उसका ये बता रहा था महिला का कि उन्होंने देने में भी काफी आनाकानी करी कि अभी तो उनको ले जाएंगी तो उनका जो ओरिएंटेशन है वो बिगड़ जाएगा। फिर बहुत जिद करी बच्चों ने और माँ ने, तो वो आ गए। फिर वहां ऑफिस में आके उन्होंने अपनी माँ को जब ये आप बीती बताई, तब ऑफिस वालों ने ही अथॉरिटीज को कांटेक्ट किया और एक अपना जो सही नागरिक का कर्तव्य है वो निभाते हुए उन्होंने इसका भेद हमारे को सबको इंफॉर्मेशन। उत्तराखंड में पहाड़ों से लेकर मैदानी जिलों में भी मौसम का तांडव देखने को मिल रहा है। देहरादून में फ्राई के समय चलती जीप के ऊपर पेड़ गिर गया। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई जबकि एक व्यक्ति घायल है। एफआईआर के सामने एक विशालकाय पेड़ चलती जीप के ऊपर गिर गया। दरअसल जीप के ऊपर ये पेड़ गिरा, पेड़ की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि एक घायल बताया जा रहा है। जीप नौगांव की तरफ जा रही थी। हादसे के दौरान कांग्रेस के नेता सूर्यकांत धस्माना भी मौके पर मौजूद थे। चलो। जिस समय एफआरआई के सामने से गुजर रही थी उसी समय ये हादसा हुआ और सूचना मिलते ही हम कांग्रेस मुख्यालय में थे। जैसे ही सूचना मिली मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ। पुलिस की मदद से और फायर वालों की मदद से उस गाड़ी को साइड लगवाया है। जो घायल है उनको अस्पताल पहुँचाया है और जो कैजुअल्टी हुई है उसकी बॉडी को भी दूर अस्पताल ले गए। एक कैजुअल्टी हुई है, एक घायल हुआ है गंभीर रूप से। ये पेड़ अचानक यहाँ पर बारिश के मौसम में गिरा है। ये पूरा रास्ता आप देख रहे हैं, ट्रैफिक यहाँ पे जाम है और बड़ा नुकसान होने से बच गया। 6 सवारियाँ थी, एक गंभीर रूप से घायल है, एक की मौत हो गई है। ड्राइवर सुरक्षित है, ड्राइवर की कहीं चोट नहीं आई है। बाकी 4 सवारियाँ भी सुरक्षित हैं, उनकी भी कहीं चोट नहीं आई है। सारी सवारियाँ नौगांव की थी। अभी हम लेटेस्ट जो इस गाड़ी में जो कैजुअल्टी हुई है उसके बारे में जैसे मालूम पड़ेगा मैं आपको अपडेट करूँगा। रामनगर से एक अहम खबर सामने आई जहां एक मुख्य डाकघर में पिछले कई महीने से 10 और 20 के पोस्टल ऑर्डर उपलब्ध नहीं हैं। ये वही पोस्टल ऑर्डर हैं जिनका उपयोग सूचना के अधिकार अधिनियम यानी आरटीआई के तहत आवेदन करने के लिए किया जाता है। सरकार ने आरटीआई कानून 2005 में लागू किया था ताकि आम नागरिक सरकारी तंत्र से जवाबदेही मांग सके, लेकिन रामनगर जैसे कस्बे में अगर लोगों को आरटीआई दाखिल करने के ज़रूरी साधन ही ना मिले तो ये सवाल उठता है कि आखिर आम जनता की आवाज़ कैसे पहुंचेगी सिस्टम तक। रामनगर के डाकघर में नागरिकों को लगातार इस परेशानी से दो चार होना पड़ रहा है कि वहां पर केवल 50 रुपए के पोस्टल ऑर्डर ही उपलब्ध है। वहीं
आरटीआई एक्ट के तहत आवेदन दाखिल करने के लिए 10 रुपए का पोस्टल ऑर्डर अनिवार्य होता है। मैं यहाँ पोस्ट मास्टर हूँ रामनगर में। हाँ सर, वो 200, हाँ सर 220 रुपए के पोस्ट ऑर्डर असल में भी हमारे आए थे अप्रैल में, वो अभी फिलहाल खत्म हो रहे हैं एक आध हफ्ते से। तो हमने डिमांड दे रखी है, उन्होंने अभी पता लगा कि अभी हेड ऑफिस में भी नहीं है, तो उन्होंने भी आगे डिमांड भेज रखी है। हमने बता रखा उच्च अधिकारी को, हमने तो आ जाएंगे एक हफ्ते में, ये बताया गया। उत्तराखंड कैडर की आईपीएस अधिकारी रचिता जुआल ने अपने इस्तीफे को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ किया है कि यह फैसला पूरी तरह से उनके व्यक्तिगत कारणों और भविष्य की योजनाओं पर आधारित है। रचिता जुआल ने कहा है कि उनके कुछ निजी लक्ष्य हैं जिन्हें पूरा करने के लिए उन्होंने सेवा से अलग होने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही उन्होंने उत्तराखंड से अपने गहरे जुड़ाव को भी दोहराया और कहा कि उत्तराखंड मेरे दिल में बहुत करीब है और जहां भी रहूंगी, जिस भी क्षेत्र में काम करूंगी, उत्तराखंड के लिए मेरा सहयोग और योगदान हमेशा बना रहेगा। खबर देहरादून से है कि यहां आने वाले 6 जून को केंद्र सरकार उम्मीद पोर्टल लॉन्च करेगी, जिससे देश भर की वक्फ संपत्तियों को सेंट्रलाइज पंजीकरण होगा। दरअसल समाज के कमजोर वर्गों को लाभ पहुंचाने के लिए इस पोस्टर की शुरुआत होने वाली है, जिसको लेकर वर्कशॉप बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष शादाब शम्स ने जानकारी देते हुए कहा है कि वक्फ की सारी संपत्तियों को ऑनलाइन किया जाएगा। इसके साथ ही उत्तराखंड में जितने भी वक्फ से संबंधित मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान, ईदगाह जैसी संपत्तियां हैं, इन्हें ऑनलाइन करने के लिए पोर्टल ऑन हो रहा है। से मोदी सरकार लेकर आई है, अब उसके एक कदम और आगे बढ़ते हुए 6 तारीख को देश के केंद्रीय मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री आदरणीय किरेन रिजिजू उस पोर्टल का उद्घाटन करने जा रहे हैं, जिसमें सारी संपत्तियों को वक्फ की ऑनलाइन किया जाएगा। अब सारे रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होंगे और मैं ये कह सकता हूं कि 6 तारीख के बाद तमाम जितने भी उत्तराखंड में वक्फ से संबंधित मस्जिद, मदरसा, कब्रिस्तान, ईदगाह, जो संपत्तियां हैं, करबला, इन तमाम संपत्तियों को ऑनलाइन करने के लिए पोर्टल ऑन हो जाएगा। तो इसलिए आपके टीवी चैनल के माध्यम से भी मेरा तमाम लोगों से अनुरोध है कि वो 6 तारीख को जब माननीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री उसका इनॉग्रेशन करें, तो सब लोग उसके ऊपर अपने आप को रजिस्टर्ड कर लें, जिससे कम से कम कहां क्या स्थिति है, सरकार उस चीजों को देखकर उनको रजिस्टर्ड करे। हरिद्वार तहसील कार्यालय के लेखपाल कक्ष में तहसील दिवस आयोजित किया गया। इस मौके पर एसडीएम जितेंद्र कुमार सिंह ने जनता की समस्याएं सुनी और समाधान की दिशा में काम किया। उन्होंने बताया कि अब तक कुल 24 जन समस्याओं का समाधान किया जा चुका है। ग्राम पंचायत सदस्य प्रतिनिधि वार्ड नंबर 5। तो हमारी समस्या ये है, हमारे जो गांव के 4 रास्ते हैं, जो मुख्य मार्ग है नेशनल हाईवे से जो गांव को जोड़ता है, नेशनल हाईवे 334 से, उस रोड की हालत लगभग 20 सालों से बहुत खराब है। और जब हम उस रास्ते से चलते हैं तो ये समझ में नहीं आता है कि गड्ढों में रास्ते हैं, रास्तों में गड्ढे हैं, कुछ समझ नहीं आया। मतलब फिर हमने एक नीति बनाई और एक टीम का गठन किया, युवा टीम विकास की और इब्राहिमपुर में। और आप संजय लांबा जी, आपके मार्गदर्शन से हमें पता चला कि 3 तारीख को तहसील दिवस का कार्यक्रम यहाँ रखा गया है। तो हमने एक शिकायत बनाई और अपने रोड की जो गांव की समस्या है उनसे अवगत कराने के लिए हमने यहाँ एक प्रार्थना पत्र दिया है। तो क्या कुछ आश्वासन यही था, एसडीएम साहब से बात हुई तो उन्होंने पीडब्ल्यूडी के जो अधिकारी थे उन्हें मौके पर बुलाकर हमारी वार्ता कराई। तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि 1 करोड़ 70 लाख के बजट से लगभग आपकी सड़क ये बनेगी और इसका बजट हम आगे भेज दिया गया है। और ये लगभग 1 से 1.5 महीने का समय उन्होंने दिया है। हमने कहा है कि अगर 1 से 1.5 महीने में उनसे अलग से विवाद भी हुई है हमारी। देखिए, अभी तक लगभग 25 शिकायतें हमारे पास आ चुकी हैं और अभी भी जो शिकायत करता है वो आ ही रहे हैं। और मैक्सिमम शिकायतें जो है वो चकबंदी और सिंचाई विभाग, पीडब्ल्यूडी, तहसील से संबंधित है। उसका जिनका मौके पे निस्तारण किया जा सकता है वो मौके पे निस्तारण किया जा रहा है और अन्य कार्यवाही के लिए निर्देश संबंधित विभागों को दिए जा रहे हैं। सर देखिए, उसमें अभी जो लोक निर्माण विभाग है उनके अधिकारियों से वार्ता हुई है
उनके द्वारा बताया गया है उसका एस्टिमेट बन चुका है और वो शासन से जैसे पैसा आता है वो काम उसमें शुरू करवा दिया जाए। हल्द्वानी कोतवाली में स्वर्ण व्यवसायी से मिल रही धमकी को लेकर नगर के दंपत्ति ने कोतवाली में डेरा डाल दिया है। उन्होंने मामले को लेकर कोतवाली में तहरीर दी है कि दंपति पति जहां खुद एक स्वर्णकार का काम करता है, तो स्वर्णकार पति का कहना है कि वो घर पर स्वर्ण शोरूम के आभूषण बनाने का काम करते हैं। उनका कहना है कि स्वर्ण मालिक ने अपने 50 लाख की मांग कर रहे हैं और रकम वसूल नहीं होने पर उन्हें जेल में डालने की बात कर रहे हैं। वहीं पूरे मामले को लेकर हल्द्वानी के सीईओ नितिन लोहनी का कहना है कि मामला उनके संज्ञान में आ गया है। दूसरे पक्ष से भी शिकायत मिलने पर मामले की जांच की जाएगी। देखिए, मेरे पास 2 कंप्लेनेंट आए हैं अभी, उनके कुछ कंसर्न्स हैं। जैसा कि वो बता रहे थे कि इसमें कुछ 420 संबंधी मामला है, तो 420 के मामले में कल ही उन्होंने कंप्लेंट दी रात में, तो उसमें भी जांच तलब है कोई चीज़। तो जब तक कोई जांच के बाद कोई डेफिनेटिव ओपिनियन नहीं आता जांचकर्ता अधिकारी का, तो उस पर भी कहना जल्दबाजी होगी। उनकी कंप्लेंट से जो क्लियर हो रहा था कि कुछ 50 लाख का कुछ मामला है और बाकी डिटेल्स जो हैं वो जाँच के बाद ही पता चल सकते हैं। ये हल्द्वानी का उदयपुर में, हल्द्वानी में, खटिया में, पर ये मैटर है हल्द्वानी का। क्या ज़्यादा परेशान करने जा रहा है आपको? वो कह रहा है मेरा हिसाब है 50 लाख का, जो कि मेरे पास है नहीं वो हिसाब उसका। जो सारा लेन देन होता है हमारा व्हाट्सएप पे होता है सारा लेन देन। और मैं उनका काम करता हूँ, कारीगर हूँ। तो किस तरह उनके घर में, उनके वहाँ काम नहीं करता, मैं अपने घर में काम करता हूँ। क्या उत्पीड़न कर रहे हैं आपका? वो परेशान कर रहा है उनका GM जो है तरुण जैन। क्या कह रहे हैं आपको? वो कह रहा है आपका, मैं क्या नाम, प्रॉपर्टी ले लूँगा आपकी, बंद करा दूंगा जेल में, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, ये कह रहा है। ऐसे परेशान कर रहा है। अभी क्या स्थिति है? अभी उन्होंने अपना एक बंदा भेजा है मेरे घर पे, वो गाली गलौज कर रहा है आगे। आप क्या आपने यहाँ पे गुहार लाई है? सर से हमने कहा है, सर कह रहे हैं अभी जांच पड़ताल कर रहे हैं हम। कोतवाली आने का बस एक ही रीज़न है कि मुझे इंसाफ चाहिए। मेरे हस्बैंड को बेमतलब में टॉर्चर किया जा रहा है, उनको अरेस्टिंग की और टॉर्चरिंग की और प्रॉपर्टी लेने की उनसे क्या कहते हैं उनको धमकाया जा रहा है। उनका जो ओनर है नागेंद्र भट्ट, उनका जो GM है स्टोर का तरुण जैन और उनके जो अकाउंटेंट है राकेश विश्वास, ये सब मिलके हमारे साथ फ्रॉड कर रहे हैं। 50 लाख का सोना कोई आजकल की डेट में आज कोई 10,000 भी देने को तैयार नहीं होता। जो 50 लाख की वो हमारे से वो हमसे मांग रहे हैं। हर एक प्रूफ, हर एक चीज़ वैलिडिटी होती है। आपको एक प्रॉपर पक्के सबूत होने चाहिए आपके पास प्रॉपर रेसिप्ट होनी चाहिए, एक पक्की GST की रेसिप्ट होनी चाहिए कि आप हमारे पास गोल्ड भेज रहे हैं और हमारे पास सिग्नेचर भी होने चाहिए उस चीज़ के। आप क्या चाहते हो? आप हमें इंसाफ चाहिए। अभी उन्होंने हमारे घर पे एक बंदा भेज रखा है अपना शॉप से और वो हमें धमका रहे हैं कि तुम्हारे बाप बेटों को, मतलब मेरे फादर इन लॉ को और मेरे हस्बैंड को अंदर करवा देंगे और जेलों में सड़वाएंगे। आप मेरे पास पुलिस से ये दरख्वास्त है कि हमें इंसाफ चाहिए और ये केस जल्दी से जल्दी क्लोज होना चाहिए। देहरादून से एक अहम खबर सामने आई, जहां उत्तराखंड हाईकोर्ट ने दून वैली में खुले बाजारों में हो रही मछली और मुर्गों की अवैध कटान पर कड़ा संज्ञान लिया है। दरअसल कोर्ट ने राज्य सरकार से सवाल किया है कि 2016 और 17 के स्लॉटर हाउस को लेकर दिए गए हाईकोर्ट के आदेशों का आखिर कब तक कितना पालन हुआ। कोर्ट ने 4 हफ्तों के भीतर रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। साथ ही मामले की अगली सुनवाई की तारीख तय कर दी है। दरअसल एक जनहित याचिका में आरोप लगाया गया कि देहरादून नगर निगम ने ना तो तय गाइडलाइंस का पालन करवा रहा है और ना ही फूड इंस्पेक्टर मछली और चिकन दुकानों की जांच कर रहे हैं। याचिका में यह भी कहा गया है कि चिकित्सीय जांच के बिना खुले में जानवर काटे जा रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और स्वास्थ्य नियमों का सीधा उल्लंघन है। साइबर ठगी अब सिर्फ तकनीक नहीं बल्कि आतंक का नया रूप बन चुका है। हर दिन देश भर में 1 करोड़ से ज्यादा की ठगी और 3 नए हथियार, सेक्सटॉर्शन, AI क्लोनिंग और व्हाट्सएप हैकिंग। सोशल मीडिया पर फर्जी महिला प्रोफाइल से युवाओं को जाल में फंसाया जा रहा है। वीडियो कॉल पर अश्लील बातचीत और फिर ब्लैकमेलिंग की जा रही है। दूसरी तरफ AI अब ठगी का नया जरिया बन चुका है। आपकी आवाज, चेहरा कॉपी कर लिया जाता है और बिना बताए फर्जी वीडियो जिनसे मांगे जा रहे हैं पैसे। और तीसरा व्हाट्सएप हैकिंग, सिर्फ एक लिंक क्लिक किया और पूरा अकाउंट हैक, फिर आपके कॉन्टेक्ट से ठगी। STF, साइबर सेल, पुलिस तब भी सभी कोशिश में जुटे हैं, लेकिन सवाल ये कि क्या आप सतर्क हैं? ये बहुत अहम सवाल है कि जो टॉप 3 ट्रेंडिंग अभी जो साइबर हमने देखे हैं क्राइम, जो हमारा जो विश्लेषण है
उसमें पहला हम बताना चाहेंगे सेक्सटॉर्शन के काफ़ी मामले हैं, जिसमें वो आपको वीडियो कॉल करते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, और वहाँ पे कोई महिला की फेक आईडी बना करके फिर जो वीडियो कॉल होता है उसमें आपकी आइदर लाइव फोटो ले ली जाएगी या लाइव वीडियो जो है कैप्चर कर ली जाएगी, और उसके बाद पैसे मांगे जाते हैं। तो सेक्सटॉर्शन जो है एक बहुत बड़ी चुनौती है, जो कि पहले भी कई साल पहले भी 2-3 साल पहले काफ़ी इसके मामले आए, तो दोबारा इसके मामले देखे जा रहे हैं। दूसरा जो हमने उत्तराखंड सरकार ने सुपर 100 कार्यक्रम की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य राज्य के 100 मेधावी छात्रों को मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं की निःशुल्क कोचिंग प्रदान करना है। इस योजना की शुरुआत स्कूली शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने की है। यह कार्यक्रम समग्र शिक्षा अभियान के तहत संचालित होगा। इसका लाभ सरकारी स्कूलों में कक्षा 12वीं विज्ञान वर्ग के छात्रों को मिलेगा। कार्यक्रम के तहत प्रवेश परीक्षा के आधार पर राज्य के 100 मेधावी छात्रों का चयन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 1 जून से 15 जुलाई तक कुल 45 दिनों तक देहरादून में चलने वाले इस कार्यक्रम में चयनित छात्रों को सभी सुविधाएं मुफ्त दी जाएंगी, जिसमें भोजन, आवास, अध्ययन सामग्री और कोचिंग से रिलेटेड व्यवस्थाएं शामिल रहेंगी। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।